वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने लगे हैं। आपके चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हम देखने से पहले कि केमिकल इक्विलिब्रियम आखिर है क्या, हम सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो आपके चैप्टर के स्टार्ट में दी गई हैं। सबसे पहली टर्म आपके पास है रिएक्टेंट और दूसरी टर्म है आपके पास प्रोडक्ट। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। मतलब दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट सब्सटेंस बनेगी उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, और ये जो प्रोडक्ट बनी है ये जिन सब्सटेंस के रिएक्ट करने से बनी है उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे। अब क्या आ जाता है हमारे पास रिएक्शंस की? आपकी बुक में दो टाइप्स दी हुई हैं। एक का नाम दे दिया उन्होंने कंप्लीट रिएक्शन का और दूसरे का नाम दे दिया है इनकम्प्लीट रिएक्शन। आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। कंप्लीट रिएक्शंस आपके पास वो रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। इस रिएक्शन को नेम दे देते हैं कंप्लीट रिएक्शन का, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। अब आ जाता है इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शंस आपके पास वो है जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट ना हो सकें प्रोडक्ट में, उसको हम नेम दे देते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन का। अब क्या है आपके पास रिएक्शंस की मज़ीद दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब है वापस आ जाना, ठीक है, वापस हो जाना। रिवर्स का मतलब है, तो नाम से पता चलेगा, जिसमें जो है वो प्रोडक्ट, अब क्या कर रहे थे हम, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बना रहे थे। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होने के बाद दोबारा रिएक्टेंट बना दे, उनको हम नाम दे देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। और इसके अगर ऑपोजिट साइड में देखा जाए इरिवर्सिबल वो रिएक्शन है जिसमें वापसी का सफ़र ना हो। मतलब अगर एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो दोबारा रिएक्टेंट ना बना सके, ऐसे रिएक्शन को नेम दे देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। उसके बाद आपके पास आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। किस लिए कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होने के बाद दोबारा रिएक्टेंट बना देते हैं, फिर वो बनने वाले रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट बना देते। तो ये एक साइकिल वाइज चलता तो रहता है, लेकिन ये कंप्लीशन की तरफ कभी भी नहीं आता। कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें सिंपली क्या हो रहा था, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे और प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था कि प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना दे, इसीलिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या आता है, इनके दरमियान में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में आप डबल एरो शो करवाते हैं, क्योंकि एक बार रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान सिंगल एरो होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। अब क्या है, चौथा डिफरेंस आपके पास आ जाता है, ये जो है ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। पहले फॉरवर्ड जाते हैं और उसके बाद रिवर्स हो जाते हैं। मतलब पहले रिएक्टेंट ने रिएक्ट किए और प्रोडक्ट बनाए, अब प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज रिवर्स रिएक्शन करवा के दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं। जबकि ये जो है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में डिफरेंस भी, और हमें पता चल गया कि आखिर ये दोनों टर्म्स हैं क्या। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस आपने देखे कि पहले ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो पहला रिएक्शन जो इनमें होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, और दूसरा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम रिवर्स रिएक्शन कह देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करने के बाद, यानी डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। मतलब वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। पहले रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट। तो एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह देंगे और दूसरे को रिवर्स रिएक्शन कह देंगे। अब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और रिवर्स रिएक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मींस राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है।
अब क्या होता है, स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ चलता है, फास्ट होता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड स्टार्टिंग में जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जब करा रहे होते हैं हम, तो क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। इसीलिए ये रिएक्शन स्टार्ट में ज़रा फास्ट होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आखिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये काम जो है ना उलट हो जाता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है और जो है वो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि कुछ टाइम के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो क्या होता है, हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमारे पास स्पीड अप हो जाता है टाइमली। ठीक है, अब क्या होता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो इसके में जो है एक स्टेट आती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मतलब जिस रेट से, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन अपना काम कर रहा है उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन अपना काम करेगा। तो इस स्टेट को हम नेम दे देते हैं हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। ठीक है, वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, इसको हम नाम दे देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली टाइप हमें का नाम हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी का नाम है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना एक जगह, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, जबकि डायनामिक का होता है थोड़ी सी मूवमेंट के साथ, मतलब इक्वल हो जाना लेकिन मूवमेंट उनके दरमियान होती रहती है। अब क्या है, स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो फुली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड मोस्टली अकर इन फिजिकल फिनोमिनन। अब ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है ना हमारे पास, ये ज़्यादातर हमारे पास फिजिकल फिनोमिनाज में होती है। केमिकल फिनोमिना में डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास होता है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या टाइप आ जाती है, एक बिल्डिंग है वो खड़ी है, काफ़ी अरसे से वो खड़ी हुई है, किस वजह से, वो गिरती नहीं है, इस वजह से क्योंकि इधर से जो फोर्स उस पर एक्ट करिए, इधर से करिए, इधर से करिए, इधर से करिए, वो सारी फोर्सेज इक्वल है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग खड़ी की खड़ी है, वो गिर नहीं सकती। ठीक है, तो यही जब तक आप उस पर कोई बाहर से जो है फोर्स अप्लाई ना करो और वो फोर्स बाकी फोर्सेस को जो है वो अनइक्वलाइज कर दो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो यही बात है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो है चीज़ एक जगह ही रुक जाती है। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये ज़्यादातर हमारे पास फिजिकल फिनोमिनन्स में होता है। अब क्या है, अब हमने इसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम देखना है और फिर उसके कुछ मैक्रोस्कोपिक हमारे पास जो है वो फीचर्स हैं वो देखेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन देखेंगे, आखिर रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि हमने पहले देखी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखे और अब हम देखने लगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल फिनोमिनास या फिजिकल प्रोसेसेस में जो है वो ज़्यादातर होती है, और हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि रिएक्शन चलता रहता है, रुकने के बाद भी चलता रहता है, सम हाउ रिएक्टेंट कन्वर्ट होते रहते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर बनाते रहते हैं रिएक्टेंट्स को। तो इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। व्हेन द reaction doesn't stop, only the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. This process is known as, या this state of equilibrium is known as dynamic equilibrium। मैंने क्या कहा, रिएक्शन नहीं रुकता, डायनामिक में मोशन होती रहती है, रिएक्टेंट कुछ रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट बनाते रहते हैं। मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का एक जो लिंक, एक चेन है, ये चलता रहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता रहता है और रिवर्स रिएक्शन भी चलता रहता है। इस स्टेट को, इस केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम नेम दे देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब हम देख लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं वो क्या है। ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, ये आप हमेशा जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम में आप अटेन कर सकते हो। अब हो सकता है कुछ रिएक्शंस में आप गैसेस का यूज़ कराते हो तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, गैसेस एस्केप आउट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें हमारे पास एंड में प्रोडक्ट हमारे पास बनती है CaCO3। ठीक है, अब क्या होता है,
ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं और CaCO3 बना देते हैं। फिर CaCO3 जो है वो डिकम्पोज होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो दोबारा से CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। अब क्या है, हमारे पास चांस है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक गैस है तो हो सकता है वो सिस्टम में से निकल जाए और पीछे सिर्फ CaO रह जाए और आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ही ना हो सके। तो ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हम क्लोज्ड सिस्टम में अचीव कर सकते हैं, एक बंद फ्लास्क में या जो है कोई किसी ऐसा सिस्टम जो कि क्लोज हो उसमें हम अचीव कर सकते हैं। इसमें जो है रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ जो है रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों रिएक्शंस आपस में इक्वल हो जाता है, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है मगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डजंट चेंज। अब इसमें क्योंकि हमें पता है क्लोज सिस्टम है, हम इसमें क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ रेट इक्वल हो जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहती है। यहाँ तक कि जो फिजिकल स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, उसके अलावा कलर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। उसके बाद क्या आता है, ये हम दोनों वेज से जो है ईदर वे से ऑब्टेन, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईदर वे, फॉरवर्ड और रिवर्स, ये दोनों डायरेक्शन से वो अटेन की जा सकती है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इट कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन आफ्टर द डिस्टर्बेंस। कैसे डिस्टर्बेंस आप कैसे करते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रेशर चेंज कर दो, आप उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो क्या है कि एक दफ़ा रिएक्शन हो रहा है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, आपने क्या किया उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया या उसमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, अमाउंट बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस के बाद दोबारा से अचीव किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स थे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखने लगे हैं रिवर्स रिएक्शन क्या है। रिवर्स रिएक्शन मैंने आपको बताया, रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट बना सकती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, और इसमें डबल एरो जो है वो शो किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। फिर दूसरा ये कि ये जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये हमने इसके 3-4 फीचर्स देखे थे। अब हमें देख लेते हैं पहला रिएक्शन देख लेते हैं इसका कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आपके पास एक एग्जांपल दिया है जिसमें H2 प्लस I2 जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और आप एंड में आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। फिर ये आपका हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें जो है आयोडीन का कलर हमारे पास पर्पल होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, आयोडीन का कलर डिसअपियर होता जाएगा। ठीक है, मतलब कहाँ पर्पल था वो पर्पल से जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, हमारी आंखों से मतलब वो होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है स्टार्टिंग में, किस वजह से, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट की। दूसरा रिएक्शन आपके पास आ जाता है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, ये जो आपने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाई थी, ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगी। जब रिवर्स रिएक्शन होगा ना, तो जो कलर आयोडीन का डिसअपियर हो गया था वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में जब रिएक्शन आप स्टार्ट कराते हो तो इसका जो रेट है वो कम होता है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना सके। अब क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का कम होना शुरू हो जाएगा। वो किस वजह से, क्योंकि एक टाइम आएगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगी और रिएक्टेंट कम हो जाएंगी, तो फिर प्रोडक्ट टूट कर जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट दोबारा से बनाएंगे, इसलिए रिवर्स रिएक्शन हमारे पास जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, इसकी ग्राफिकली अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें तो क्या होता है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और उसके बाद वो जो है वो क्या कहते हैं स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, इस वजह से क्योंकि रिएक्टेंट कम हो जाते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से रिवर्स रिएक्शन बढ़ता है, उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो टूट कर रिएक्टेंट बनाएंगे। फिर एक टाइम आता है, पहले क्या था, फॉरवर्ड
रिएक्शन ज़्यादा था वो स्लो होना शुरू हो गया। मतलब देखें, अब ये देखो स्लोप पहले ज़्यादा थी और अब ये नीचे की तरफ आने लगी है। ये आपका आपने एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में ले लेना है आपने रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस में आप टाइम ले लोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा था, लेकिन टाइमली जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन का। यहाँ पर स्लोप कम थी, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया। फिर एक टाइम आएगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और ये एक सीधी लाइन बना देंगे, ठीक है। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। रिवर्स रिएक्शन कम था, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लग गया। एक टाइम आएगा कि आपकी ये जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब आपने क्या पढ़ा, आपने सबसे पहले टर्म्स देखी, यहाँ तक आपका वैसे सारा कंप्लीट हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है। अब क्या है, आपने सबसे पहले पढ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कंप्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट, फिर उसके बाद आपने डिफरेंस पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, फिर आपने देखा फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। अब फिर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, एक जगह स्टॉप हो जाता है, लेकिन डायनामिक में स्टॉप नहीं होता, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। फिर आपने डायनामिक की जो है वो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स देखे, उसके बाद आपने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन आखिर है क्या और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।